हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं हम लोग और ऑपरेटिंग सिस्टम में वी आर इन यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 3 में भी हम एक स्पेशल टॉपिक पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज सीपीयू शेड्यूलिंग। तो तरह तरह की सीपीयू शेड्यूलिंग्स हैं जिसमें हम सबसे पहले हमने बात की थी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की। उसके बाद हमने बात की शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट की, और शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में भी दोनों वर्जन के बारे में हमने बात की, दैट इज प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव बोथ। ठीक है, जिसमें से नॉन प्रीएम्प्टिव को हम एसजेएफ बोल सकते हैं और प्रीएम्प्टिव एसजेएफ को एसआरटीएन भी बोलते हैं, यानी कि शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट बोलते हैं, या एसआरटीएफ भी बोल सकते हैं। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट नेक्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, दैट इज प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग भी के भी दोनों वर्जन है, वो नॉन प्रीएम्प्टिव भी हो सकता है और वो प्रीएम्प्टिव भी हो सकता है, लेकिन अलग अलग इसका कोई नाम नहीं है। जैसे एसजेएफ में जो प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग थी, एसजेएफ में उसे हम क्या बोलते थे, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट, या हम बोलते थे शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। लेकिन ये जो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है, इसके अंदर एक है नॉन प्रीएम्प्टिव और दूसरे को केवल बोलते हैं प्रीएम्प्टिव, इसका कोई अलग से नाम नहीं है। तो चलिए बात करते हैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के बारे में। होता क्या है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में कि हमारे पास प्रोसेसेस होंगे और प्रोसेसेस के साथ साथ जैसे अराइवल टाइम हमें मिलता है कि कब वो आया प्रोसेस रेडी क्यू में, या सीपीयू बस हमें मिलता है कितने सीपीयू की कितने टाइम यूनिट ऑफ टाइम की उसे रिक्वायरमेंट है एग्जीक्यूशन के लिए। इसी के साथ साथ एक आइटम, एक नंबर, एक इंटीजर हमको और मिलेगा, दैट इज प्रायोरिटी ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोसेस। देख लेते हैं सबसे पहले। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग इज ए शेड्यूलिंग एल्गोरिथम वेयर ईच प्रोसेस असाइंड ए प्रायोरिटी। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग वो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जिसमें हर एक प्रोसेस के साथ एक इंटीजर नंबर एसोसिएट होगा और उस एसोसिएट नंबर का मतलब है उसकी प्रायोरिटी है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल में गिवन होगा कि अगर नंबर 0 है तो प्रायोरिटी लो है कि हाई है, यानी कि हायर दी नंबर हायर दी प्रायोरिटी, या हायर दी नंबर लोअर दी प्रायोरिटी, ये सब न्यूमेरिकल के अंदर गिवन होगा, वो हम क्वेश्चन के अंदर देखेंगे। फिलहाल तो इतनी बात है कि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एक ऐसी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जिसमें हर एक प्रोसेस के साथ एक प्रायोरिटी एसोसिएट होती है। द शेड्यूलर सेलेक्ट द प्रोसेस विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी। शेड्यूलर कौन सा? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। कौन सा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर? जो रेडी क्यू से कहां पे लाने का काम करता है, रनिंग स्टेट में लाने का काम करता है। ये कौन करता है? दिस इज डन बाय शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है, रेडी क्यू में से यानी कि रेडी स्टेट में जो क्यू है, दैट इज रेडी क्यू से उस प्रोसेसर को पिक करेगा, पिक करेगा जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी। वही प्रोसेस किसे दिया जाएगा, रनिंग स्टेट में जाने के लिए सीपीयू को मिलेगा। अब ये दो वर्जन है, एक तो नॉन प्रीएम्प्टिव है और एक प्रीएम्प्टिव है। नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब है एक बार अगर प्रोसेसर ने किसी प्रोसेस के ऊपर काम करना शुरू कर दिया तो जब तक उसका काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा, या वो खुद सीपीयू को ना छोड़े या वेटिंग स्टेट में ना जाए, तब तक कोई दूसरा प्रोसेस उस प्रोसेस के जो पहले से एग्जीक्यूशन है उसको प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता है। दिस इज अबाउट दी नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। तो क्या होता है नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का मतलब क्या है? हियर ए रनिंग प्रोसेस इज अलाउड टू कंटिन्यू अंटिल इट कंप्लीट्स इट्स सीपीयू बर्स्ट और वॉलंटरली रिलिंक्विश द सीपीयू। अपने आप खुद ना छोड़ दे जब तक वो सीपीयू को वॉलंटरली रिलिंक्विश द सीपीयू को खुद ना छोड़ दे, या उसका काम ना कंप्लीट हो जाए, जब तक आप उसे प्रोसेसर से एग्जीक्यूट होता रहेगा। इन दिस केस ए हायर प्रायोरिटी प्रोसेस कैन ओनली बी एग्जीक्यूटेड। आएगा एक हायर प्रायोरिटी का, एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन चल रहा है और दूसरा एक हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाता है रेडी क्यू में, कैन ओनली बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर द करंटली रनिंग प्रोसेस फिनिशेस। वो तभी उसके बाद रन होगा जब जो जिसका करंट में एग्जीक्यूशन चल रहा है जब तक उसका कंप्लीट ना हो जाए। तो दिस इज अबाउट दी नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। तो आपके न्यूमेरिकल में लिखा होगा कि आपको ये नॉन प्रीएम्प्टिव से करना है या प्रीएम्प्टिव से करना है। प्रीएम्प्टिव में क्या होगा? प्रीएम्प्टिव में आप जानते हैं कि प्रीएम्प्टिव में क्या होगा, प्रीएम्पशन होगा किसी प्रोसेस का, प्रोसेसर से एग्जीक्यूशन चल रहा है, अगर जिस प्रोसेस को आप एग्जीक्यूट कर रहे हो रेडी क्यू में उससे हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आ जाता है, तो आप जिसका चल रहा है उसे रोक दोगे, कंटेक्स्ट स्विच करोगे और जिसकी प्रायोरिटी हाई है उसे एग्जीक्यूट करना शुरू कर दोगे। देख लेते हैं। इन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग ए रनिंग प्रोसेस कैन बी प्रीएम्प्टेड। एक रनिंग प्रोसेस को प्रीएम्प्ट किया जा सकता है। नॉन प्रीएम्प्टिव में एक रनिंग प्रोसेस को प्रीएम्प्ट नहीं किया जा सकता बाय हायर प्रायोरिटी प्रोसेस अराइविंग इन द सिस्टम। यानी कि रेडी क्यू में अगर कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आता है, उससे जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है अगर उसकी प्रायोरिटी उससे हाई है, जो एग्जीक्यूशन जिसका चल रहा है, तो आप क्या कर दोगे, रनिंग वाले को स्टॉप कर दोगे, कंटेक्स्ट स्विच करोगे और जिसकी जो प्रोसेस अभी आया उसे एग्जीक्यूट करना शुरू कर दोगे।
द सीपीयू इज देन एलोकेटेड टू द हायर प्रायोरिटी प्रोसेस। अगर आ जाता है तो सीपीयू को आप क्या एलोकेट कर दोगे, हायर प्रायोरिटी प्रोसेस, इवन इफ द करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस हैज नॉट कंप्लीटेड इट्स सीपीयू बस। अगर उसका जिसका एग्जीक्यूशन चल रहा है भले ही उसका सीपीयू बस कंप्लीट भी ना हुआ हो, लेकिन प्रीएम्प्टिव में अगर एक हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आता है तो कंटेक्स्ट स्विच करके आप उसे बाहर करते हो और सीपीयू किसे दे देते हो, जो नया प्रोसेस आया जिसकी प्रायोरिटी हाई है। However, it can suffer from starvation। अब टोटल प्रायोरिटी की बात चल रही है, स्टारवेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। पहले भी आपने देखा, पहले भी हमने डिस्कस किया, स्टारवेशन यहाँ कैसे आएगा, हमेशा हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आते रहेंगे और जिनकी प्रायोरिटी लो होगी उनको कभी सीपीयू से एग्जीक्यूट होने का चांस नहीं मिलेगा। दिस इज नोन एज स्टारवेशन। वो स्टार हो जाएंगे, वो एक ऐसी स्टेज में चले जाएंगे कि उन्हें कभी भी सीपीयू नहीं मिल रहा है। तो अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, यहां भी मैंने लिख दिया है कि इसका सोल्यूशन क्या है, एजिंग है। एजिंग का मतलब है किसी एक प्रोसेस की जिसकी प्रायोरिटी कम है, एक टाइम इंटरवल के बाद आप उसकी प्रायोरिटी को इंक्रीज कीजिए, उसे उस स्टेज पे लेके आइए कि उसे फर्दर सीपीयू मिल सके। ठीक है, तो स्टारवेशन क्या है, इट कैन सफर फ्रॉम स्टारवेशन where lower priority process may never get a chance to execute if higher priority processes continually arrive। हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आते जा रहे हैं और लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस को कभी भी सीपीयू का चांस नहीं मिल रहा है, दैट प्रॉब्लम इज नोन एज स्टारवेशन। टू मिटिगेट स्टारवेशन सम सिस्टम इंप्लीमेंट एजिंग। एजिंग सॉल्यूशन है किसका, स्टारवेशन का। एजिंग वर्ड से समझा रहा है, एज बढ़ाओ, मैकेनिज्म टू ग्रेजुअली इंक्रीज द प्रायोरिटी ऑफ द वेटिंग प्रोसेस ओवर टाइम। कि जो एक प्रोसेस है उसकी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आप उसकी एज बढ़ाइए, यानी कि उसकी प्रायोरिटी को इंक्रीज कीजिए। एजिंग इन ओएस इज ए शेड्यूलिंग टेक्निक यूज्ड टू प्रिवेंट स्टारवेशन इन ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर स्टारवेशन से बचना है तो आपको कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा, एजिंग यूज करना पड़ेगा। इट इन्वॉल्व्स ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द प्रायोरिटी ऑफ ए प्रोसेस दैट हैव बीन वेटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये क्या करता है, ये एक प्रोसेस की जो बहुत देर से वेट कर रहा है, जिसको सीपीयू नहीं मिल पा रहा। क्यों नहीं मिल पा रहा, क्योंकि उससे हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आते जा रहे हैं और उसकी वजह से वो स्टार्व हो गया है, जो स्टारवेशन कंडीशन में चला गया है। तो ये क्या करता है, उसका क्या करता है, वेटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो उसकी क्या करता है, इंक्रीज करता है प्रायोरिटी को। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा प्रायोरिटी को। It increases the chance of them getting the necessary resources to execute, thus it reduces the risk of starvation। ठीक है, तो प्रायोरिटी जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है वो दोनों तरह से इंप्लीमेंट हो सकती है, प्रीएम्प्टिव भी हो सकती है और नॉन प्रीएम्प्टिव भी हो सकती है। पहले हम नॉन प्रीएम्प्टिव के बारे में बात करेंगे। नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब यह है कि एक प्रोसेस अगर एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुका है, भले ही रेडी क्यू में दूसरा प्रोसेस आ जाए जिसकी प्रायोरिटी हाई है, लेकिन हम उसे रोक नहीं सकते, दिस इज नॉन प्रीएम्प्टिव। और प्रीएम्प्टिव में क्या है, जब भी एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, कभी भी अगर एक रेडी स्टेट में एक प्रोसेस आ जाएगा जिसकी प्रायोरिटी हाई है, तो उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ये जो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है, जिसमें हमेशा जिसकी प्रायोरिटी हाई है उसे चांस मिलता है, तो एक स्टारवेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। वो स्टारवेशन की प्रॉब्लम को सोल्यूशन देने के लिए क्या है, एजिंग है, जिसमें हम एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, 15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद, अगर हमें ऐसा लगता है कि कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जिन्हें कभी चांस ही नहीं मिल रहा है, 15 यूनिट ऑफ टाइम के बाद, 50 यूनिट ऑफ टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हम उसकी क्या करते हैं, उसकी प्रायोरिटी को इंक्रीज करते हैं। एक तरीका है, इस तरीके को क्या बोलते हैं, एजिंग बोलते हैं। इसे हम आगे भी डिस्कस करेंगे जब हम डेडलॉक की बात करेंगे। अभी तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट दी नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। नॉन प्रीएम्प्टिव यानी कि एक बार अगर सीपीयू मिल जाएगा तो आप उसे बीच में प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते हैं, भले ही उससे हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस रेडी क्यू में आ चुका हो। कब रोकेंगे, जब उसका कंप्लीट हो जाएगा, तब दूसरे प्रोसेस को प्रोसेसर का चांस मिलेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल देखिए। कंसीडर दी फॉलोइंग 7 प्रोसेसेस P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7। These are the 7 processes with their associated priority number। हर एक का एक प्रायोरिटी नंबर गिवन है, ऐसा न्यूमेरिकल में गिवन होगा आपको। प्रायोरिटी है 3, 4, 4, 5, 2, 6, 1। और क्वेश्चन में ये जो लिखा होगा, एज्यूम लेसर दी नंबर हायर दी प्रायोरिटी। तो सबसे हाई प्रायोरिटी किसकी है, P7 की है, फिर P5 की है, फिर P1 की है, फिर P2, P3 की बराबर है लेकिन P2 पहले आया है, फिर P4 की है, और फिर उसके बाद सबसे जो लीस्ट प्रायोरिटी है, सबसे कम प्रायोरिटी है, वो दैट इज P6 की है। वो कैसे पता चला, एज्यूम लेसर दी नंबर, छोटा नंबर हायर दी प्रायोरिटी। तो हायर दी प्रायोरिटी इफ लेसर दी नंबर। तो ये हमें ध्यान से देखना है कि न्यूमेरिकल में क्या लिखा है। अगर लेसर दी नंबर लो लेसर दी प्रायोरिटी लिखा है तो ध्यान रखना है, लेसर दी नंबर हायर दी प्रायोरिटी ध्यान रखना है, हायर दी नंबर हायर दी प्रायोरिटी या हायर दी नंबर लेसर दी प्रायोरिटी। तो ये हमें बात का ध्यान रखना है कि किस तरीके से प्रायोरिटी को एज्यूम करना है।
अराइवल टाइम गिवन है, 0 यूनिट ऑफ टाइम पे P1 आया, फिर 1 पे, 3 पे, 2 पे कोई नहीं आया, 4 पे आया, 5 पे आया, 6 के बाद सीधे 10 पे आया। ये भी हम बात समझ चुके हैं। CPU बर्स्ट टाइम का मतलब है किसी प्रोसेस को कितने यूनिट ऑफ टाइम की रिक्वायरमेंट है अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए, दैट इज CPU बर्स्ट टाइम। न्यूमेरिकल के अंदर इनपुट आउटपुट बर्स्ट नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, केवल CPU बर्स्ट टाइम गिवन है। क्या करना है हमें, फॉलोइंग द नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, कौन सी एल्गोरिथम यूज करना है, नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, कैलकुलेट एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज रेस्पॉन्स टाइम, तीनों बात निकालनी है। सबसे पहले क्या निकालना है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, फिर क्या निकालना है, एवरेज वेटिंग टाइम, और फिर तीसरा क्या निकालना है, एवरेज रेस्पॉन्स टाइम। तो एवरेज जब निकलेगा जब हम पहले टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे, वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे एंड देन वी विल कैलकुलेट द रेस्पॉन्स टाइम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गैंट चार्ट बनाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग गैंट चार्ट फॉर नॉन प्रीएम्प्टिव। तो गैंट चार्ट बना रहा हूं मैं नॉन प्रीएम्प्टिव के लिए, यहां बना लेता हूं, या इसको इससे भी बना सकते हैं हम। गैंट चार्ट बनाने के लिए तो मैं ले लेता हूं येलो कलर, ऐसे बना लेते हैं। तो कहां से शुरू करेंगे, विल स्टार्ट विद दी जीरो। तो जीरो पे सबसे पहले कौन आया है, जीरो पे कोई प्रोसेस है, हाँ जीरो पे है, ये प्रायोरिटी नंबर है जीरो पे। जीरो पे एक ही प्रोसेस है, P1 है। तो जब एक ही प्रोसेस है तो किसी की प्रायोरिटी ज्यादा या कम होने को मीनिंग नहीं है, जीरो पे एक ही प्रोसेस है। तो ये कौन सी है, ये नॉन प्रीएम्प्टिव है। तो नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब है कि जीरो पे जब एक प्रोसेस P1 आ चुका है तो इसे पूरा एग्जीक्यूट करना होगा, बीच में इसे कोई स्टॉप नहीं कर सकता है, तो नॉन प्रीएम्प्टिव है, तो पूरा चलेगा। कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, P1 एग्जीक्यूट होगा, कितनी देर के लिए, 8 यूनिट ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट होगा। तो ये एग्जीक्यूशन हो चुका है। अब देखिए 8 तक ये भी प्रोसेस आ चुका, ये भी आ चुका, ये भी आ चुका, ये भी आ चुका, यहां तक के सारे प्रोसेस आ चुके हैं 8 तक। अब यहां तक के सारे प्रोसेस में अब आपको प्रायोरिटी किसकी हाई है ये देखना है। तो सबसे हायर प्रायोरिटी किसकी है, 2 वाले की है, क्योंकि इसने क्या लिखा है, एज्यूम लेसर दी नंबर एंड हायर दी प्रायोरिटी। अब आपको देखना है कि इसकी 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 2 है, इसका 6 है, तो इन सब में हायर प्रायोरिटी किसकी है, 2 हायर प्रायोरिटी है। तो मुझे किसे एग्जीक्यूट करना है, P5 को करना है। कितना एग्जीक्यूट करना है, पूरा करना है। P5 कितना है, P5 इज 6, तो 6 यानी कि 8 और 6 कितने हो गए, 14 हो गए। ठीक है, इसके बाद अब देखिए 14 पे ये भी आ चुका है, 14 पे ये भी आ चुका है, 14 पे सारे प्रोसेस आ गए हैं, क्योंकि अराइवल टाइम मैक्सिमम कितना है, 10 है, और हम कहां पे पहुंच चुके हैं, 14 पे पहुंच चुके हैं। तो सारे प्रोसेस आ गए, ये दो एग्जीक्यूट हो चुके हैं, यानी कि ये भी एग्जीक्यूट हो गया और ये भी एग्जीक्यूट हो गया। अब 2 के बाद, 2 इन सब में लीस्ट सबसे हाई प्रायोरिटी किसकी है, P7 की है। वो कितना CPU बस चाहिए, 1 चाहिए, तो P7 को एग्जीक्यूट करेंगे फॉर 1 यूनिट ऑफ टाइम, तो ये भी एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, अब किसको देखना है, 1 वाला एग्जीक्यूट हो गया, 2 वाला हो गया, 3 वाला हो गया, 4 वाले ये दो हैं, इनकी प्रायोरिटी 4 है, इसकी भी 4 है। पहले कौन आया, पहले P2 आया, तो पहले P2 को एग्जीक्यूट करेंगे फॉर हाउ मेनी यूनिट ऑफ टाइम, 2 यूनिट ऑफ टाइम, इट विल बिकम 17। ठीक है, फिर P3 को एग्जीक्यूट करेंगे, कितना, 4 के लिए, तो P3 आ गया 4, यानी कि कितना हो गया, 21 हो गया, 17 और 4 21 हो गया। अब एक बचा 5 और एक बचा 6, तो 5 वाला पहले एग्जीक्यूट होगा फॉर 1 यूनिट ऑफ टाइम, दैट इज P4, it is P4 for 1 यूनिट टाइम, दैट इज 22। ठीक है, तो ये वाला भी हो गया। इसके बाद एक ही बचा, दैट इज P6 कितना है, P6 इज 5, तो कितना हो गया, 27 हो गया। टोटल करके मैं देख लेता हूँ कितना आएगा, 8 हो तो 10, 4 14 और 1 15, 5 20 और 6 26 और 1 27, तो टोटल कितना है, दिस इज 27। कितना आया, 27 आ गया। तो दिस इज आवर गैंट चार्ट, हमने क्या बना लिया, दिस इज गैंट चार्ट। अगर गैंट चार्ट सही होगा तो आगे का सोल्यूशन बिल्कुल ठीक होगा, अदरवाइज इसमें प्रॉब्लम आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्या निकालेंगे, ये टेबल निकालना है। नाउ कैलकुलेट द एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज रेस्पॉन्स टाइम। ये प्रोसेस आपने लिख लिए, P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7, तो मैंने लिख लिए प्रोसेस P1 से लेके P7 तक। उसके बाद क्या लिखा है, प्रायोरिटी है 3 4 4,
प्रायोरिटी इज 344 5261 5261, बिल्कुल ठीक है। अराइवल टाइम चेक कर लेते हैं। अराइवल टाइम इज 0134 5610 0134 5610, बिल्कुल ठीक है। सीपीयू बिट्स कितना है 824 1651 1651, बिल्कुल ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हमें क्या निकालना होता है, पहले कंप्लीशन टाइम निकालना होता है, फिर उसके बाद हम क्या निकालते हैं, टर्न अराउंड टाइम निकालते हैं। टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालते हैं, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। फिर हम वेटिंग टाइम निकालते हैं। वेटिंग टाइम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टर्न अराउंड टाइम माइनस सीपीयू बस टाइम। और रेस्पॉन्स टाइम हम कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टाइम सीपीयू एलोकेशन माइनस अराइवल टाइम। तो ठीक है, एक एक करके सॉल्व करते हैं। कंप्लीशन टाइम निकालते हैं। तो P1 का कंप्लीशन टाइम क्या है, P1 का कंप्लीशन टाइम इज 8। P1 कंप्लीशन टाइम इज 8। कलर चेंज कर लेता हूं। P1 कंप्लीशन टाइम इज 8। P1 कंप्लीशन टाइम इज 8। P2 का कंप्लीशन टाइम कितना है, P2 कंप्लीशन टाइम इज 17। P2 completion time is 17. P3 completion time is P3 is 21. P3 is 21. P4 is 22. P4 is 22. P5 is, देखिए यहाँ से देखते हैं, P5 is complete कहाँ पे हुआ, 14 पे जाके हुआ, this is 14। और P6 completion time is कहाँ पे complete हुआ, P6 27 पे complete हुआ। P6 completion time is what is, that is 27। P6 27। और P7 कहाँ पे कंप्लीट हुआ, P7 इज कंप्लीटेड एट 15 यूनिट ऑफ टाइम। कितना आएगा यहाँ पे, 15 आएगा। तो यू हैव कैलकुलेटेड द कंप्लीशन टाइम। टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम कितना है, 18 17 21 22 14, यहीं से लिख रहा हूँ मैं, 27 15 माइनस 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 माइनस। और अराइवल टाइम कितना है, अराइवल टाइम है 0134 0134 5 6 10। दिस इज 5 6 और 10। इक्वल 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 साइन इक्वल इक्वल इक्वल। 8 माइनस 0 इज 8। 7 माइनस 1 इज 16। 21 माइनस 3 इज 18। और 22 माइनस 4 इज 18। 14 माइनस 5 इज 9। 27 माइनस 6 इज 21। 15 माइनस 10 इज 5। टोटल निकाल लेता हूँ, कितना आएगा, 8 6 14 और 14 6 20 और 2 22, 22 और 8 30, 39 और 1 40, 40 और 5 45, 4 5 6 7 8 9, दिस इज 95। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, 95 को डिवाइड करेंगे किससे, नंबर ऑफ प्रोसेसेस से, 1 2 3 4 5 6 7 से डिवाइड करेंगे। कितना आएगा, 7 1 जो 7, कितना हो गया 2 5 7 या 21, कितना बचा 4, पॉइंट लगा दिया, 0 आ गया। 7 पंजे 35 के बाद कितना आ गया 5, फिर ये 0 आ गया। 7 सत्ते 49, तो ये 1 बचा। 13.57, ये आंसर में लिखा हुआ है, दिस इज 13.57। वेटिंग टाइम कैलकुलेट करते हैं। वेटिंग टाइम कैसे निकलेगा, टर्न अराउंड टाइम माइनस सीपीयू बस टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम वी हैव कैलकुलेटेड, कलर में एक दूसरा ले लेता हूँ। टर्न अराउंड टाइम इज 8 16 18 18 9 21 and then 5 माइनस 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 माइनस। सीपीयू बस टाइम कितना है, 8241 8241 651 651 इक्वल साइन। इसी तरीके से आपको एग्जाम के अंदर ये सॉल्व करना है क्वेश्चन। 8 माइनस 8 इज 0। 16 माइनस 2 इज 14। 18 माइनस 4 इज 14। 18 minus 1 is 17. 9 minus 6 is 3. 21 minus 5 is 16. 5 minus 1 is 4. टोटल कैलकुलेट कर लेता हूँ, 4 4 8, 7 15, 3 18, 6 24 और 4 28, 2 3 4 5 6 68। एवरेज वेटिंग टाइम निकालने के लिए क्या करूँगा, 68 को डिवाइड करूँगा किससे, नंबर ऑफ प्रोसेसेस से, दैट इज 7। तो 7 9 सत्ते 63 आ गया, 5 पॉइंट लगा लिया, 0 आ गया, 7 सत्ते 49 और ये कितना आ गया 1। तो दिस इज 7 1 जा 7, तो 9.71, दिस इज द आंसर 9.71।
7 मंथ। ये कैसी एल्गोरिथम है? दिस इज नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। आपको ऑलरेडी मालूम है कि नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में जो वेटिंग टाइम होगा किसके बराबर होगा? रेस्पॉन्स टाइम, दोनों बराबर होंगे। कैलकुलेट कर लेते हैं फिर भी एक बार। रेस्पॉन्स टाइम कैसे निकालते हैं? फर्स्ट टाइम सीपीयू एलोकेशन। P1 को फर्स्ट टाइम सीपीयू मिला 0 पे, तो 0 लिख देता हूँ, कलर चेंज करता हूँ। फर्स्ट टाइम सीपीयू एलोकेशन कब मिला? 0 पे। P2 को फर्स्ट टाइम सीपीयू कब मिला? 15 पे मिला। P2 को कब मिला? 15 पे। और P3 को कब मिला? P3 को मिला 17 पे। P3 को मिला 17 पे। और P4 को कब मिला? 21 पे। P4 को मिला 21 पे। और P5 को कब मिला? P5 को मिला 8 पे। P5 को मिला 8 पे। और P6 को कब मिला? दिस इज 22। P6 इज 22। और P7 इज 14। P6 को कब मिला? 22 पे। और P7 को मिला 14 पे। 14 हो गया। और माइनस क्या करना है? माइनस अराइवल टाइम। अराइवल टाइम कितना है? 0 1 3 4 0 1 3 4 0 1 3 4 5 6 10 5 6 10। 0 minus 0, this is 14, this is 14, this is 17, this is 3, this is 2 और this is 16 and this is 4। टोटल कर लेता हूँ, 4 4 8 7 15, 3 18 6 24 और 4 28, 2 3 4 5 6 68। तो ये भी 68 ही आया था, ये भी 68 है। तो 68 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट व्हाट? 9.71 विल बी, कलर चेंज कर लेता हूँ, इट विल बी 9.7, क्योंकि एवरेज वेटिंग टाइम विल बी इक्वल टू एवरेज रेस्पॉन्स टाइम एंड वेटिंग टाइम 0 0 14 14 14 14 17 17 3 3 16 16 4 4। waiting time will be equals to response time or average waiting time will be equal to average response time, in which case in non preemptive scheduling algorithm, whether it is FCFS, it is shortage of first, or it is non preemptive priority scheduling algorithm, अगर ये नॉन प्रीएम्प्टिव है तो वेटिंग टाइम किसके बराबर होगा? रेस्पॉन्स टाइम के बराबर होगा। तो न्यूमेरिकल इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आपको तीनों आंसर लिखने हैं कि आपने पूछा था एवरेज वेटिंग टाइम, वो इतना आएगा, एवरेज टर्नअराउंड टाइम इतना है, एवरेज वेटिंग टाइम इतना है और एवरेज रेस्पॉन्स टाइम इतना है। जो आंसर पूछा है वो अलग से आपको लिखना होगा। चलिए एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। वो जो एग्जांपल था दैट वाज नॉन प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव भी देख लेते हैं। इसी तरीके से एग्जांपल है, कंसीडर द फॉलोइंग 7 प्रोसेसेस P1 P2 P3 P4 P5 P6 एंड P7 विद द एसोसिएटेड प्रायोरिटी नंबर। हाँ, प्रायोरिटी नंबर है, एंड अराइवल टाइम एंड सीपीयू बर्स्ट टाइम। तो अराइवल टाइम भी है और सीपीयू बर्स्ट टाइम भी है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसका गैंट चार्ट बनाएंगे। और गैंट चार्ट थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें लॉजिक। चलिए लगाते हैं, सोचते हैं अच्छे से। फॉलोइंग द प्रीएम्प्टिव, अब की बार जो एल्गोरिथम है वो कौन सी है? दैट इज प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। कैलकुलेट एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम एंड रेस्पॉन्स टाइम। तो रेस्पॉन्स टाइम भी पूछा और इसे हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या निकालना होगा? एवरेज रेस्पॉन्स टाइम निकालना होगा। एवरेज रेस्पॉन्स टाइम, एज्यूम लेसर द नंबर हायर द प्रायोरिटी। लेसर द नंबर हायर द प्रायोरिटी मतलब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? वो P7 की है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो अराइवल टाइम से शुरू करेंगे। 0 टाइम पे एक ही प्रोसेस आया, वो कौन है? P1 है। अब चूंकि ये कैसी एल्गोरिथम है? ये प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, तो केवल आप इसे 1 यूनिट ऑफ टाइम मिनिमम चलाएंगे और 1 यूनिट ऑफ टाइम चलाने के बाद यहाँ पे मैनेज कर लीजिए। दिस इज, यहाँ पे ब्लैक से लिखना होगा 8 - 1। मैं कलर रेड ले लेता हूँ, दोनों में काम करेगा। 8 - 1 इक्वल्स टू कितना आ गया? 7 आ गया। ठीक है, अब देखिए वी आर एट यूनिट नंबर 1 टाइम। यूनिट ऑफ टाइम यूनिट कितनी है? 1 है। 1 पे एक प्रोसेस और आ गया। अब ये भी है और ये भी है। P1 भी आ गया, P1 भी आ गया, P2 भी आ गया। लेकिन 0 और 1 इसकी, ये 1 भी आ गया। तो प्रायोरिटी किसकी आई है? प्रायोरिटी अभी भी इसी की आई है। लेसर द नंबर हायर दी प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी हाई किसकी है? P1 की है।
तो अभी P1 ही एग्जीक्यूट होगा। 1 यूनिट ऑफ टाइम एक बार और चेक करेंगे इसे, तो 7 - 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए हम 2 पे आ गए और 2 पे अभी कोई नहीं आया प्रोसेस, अभी 2 पे कोई नहीं है, अभी यहाँ पे एक 0 पे आया, एक 1 पे आया, 2 पे कोई नहीं है, सीधा 3 पे आ रहा है। तो अभी इन दोनों में से ही चलेगा, कौन चलेगा, P1 ही चलेगा, क्योंकि उसी की प्रायोरिटी हाई है। तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये 6 - 1 कितना हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, अब टाइम 3 पे एक प्रोसेस और आ गया रेडी क्यू में, एक प्रोसेस और आ गया, और अब इन तीनों में से प्रायोरिटी किसकी हाई है, अभी भी इसी की प्रायोरिटी हाई है। 3 लेसर द नंबर हैड दी प्रायोरिटी। तो ये एक और चलाइए इसको, P1 4 तक आ गए हम, माइनस कर लीजिए एक और, इट इज 4। ठीक है, अब 4 यूनिट ऑफ टाइम पे एक प्रोसेस और आ गया, दैट इज P4। ये अराइवल टाइम है, ये 4 यूनिट ऑफ टाइम पे आ गए हम, 4 यूनिट टाइम पे ये भी आ गया, लेकिन इसकी प्रायोरिटी अगर चारों की देखोगे तो अभी भी इसी की प्रायोरिटी हाई है। तो इसे एक और रन करो, P1, ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो -1 करके कितना हो जाएगा, दिस इज 3 हो गया। ठीक है, अब 5 पे एक प्रोसेस और आ गया। अब इन सब में देखिए किसकी प्रायोरिटी हाई है, इसकी प्रायोरिटी हाई है। अब 2 किसकी प्रायोरिटी हाई है, P5 की प्रायोरिटी हाई है। तो इसको एग्जीक्यूट कीजिए, P5 को एग्जीक्यूट करेंगे 1 यूनिट ऑफ टाइम, तो इसे माइनस कर दीजिए, उसे 1 की जरूरत थी नहीं, P5 को 6 की जरूरत थी, तो -1 कितना हो गया, P5 हो गया, सॉरी 5 हो गया, 6 - 1। ठीक है, अब 6 यूनिट ऑफ टाइम पे एक प्रोसेस और आ गया, P6। अब इनमें देखिए प्रायोरिटी किसकी हाई है, प्रायोरिटी अभी भी P5 की हाई है, क्योंकि 2 है सबसे ज्यादा। अगर यहां तक की मैं बात करूं तो प्रायोरिटी किसकी हाई है, इसकी हाई है, 2 है, P5 की हाई है, तो P5 आ गया। तो एक और चला दीजिए, 6 7 हो गया, -1 कर लीजिए, ये 4 हो गया। अब 7 पे 8 पे देखिए, 6 के बाद सीधे 10 पे आ रहा है, तो 7 8 9 फिर 10 पे आएगा, यानी कि 7 से 6 से 7, 7 से 8 और 8 से 9, 3 और चल सकता है। ये कौन चल सकता है, यही चलेगा, इसी की प्रायोरिटी हाई है 2 की। तो इसे 3 और चला लेता हूं, तो 1 बचेगा, किसे चला देता हूं, P5 को रन कर देता हूं 3 यूनिट ऑफ टाइम के लिए। ये कितना हो जाएगा, 10 तक हम लोग पहुंच जाएंगे। 10 पे पहुंच गए, ठीक है। अब सारे प्रोसेस आ गए रेडी क्यू में, अब सब आ गए, अब केवल आपको प्रायोरिटी देखनी है, अराइवल टाइम नहीं देखना है। 10 पे अब देखिए सबसे हाई प्रायोरिटी किसकी है, इसी की है, P7 की। उसे कितने यूनिट ऑफ टाइम चलना है, 1 चलना है। तो ये आ गया P7 और एक यूनिट चलाया, तो कितना हो गया, 11 हो गया, 1 - 1 0 हो गया, ये एग्जीक्यूट हो गया पूरा। ये तो रेडी क्यू से बाहर, ये तो एग्जीक्यूशन से बाहर हो गया। अब इनमें से बचा कौन, अब प्रायोरिटी देखिए 2 किसकी है, 2 इसकी है, P5 की। कितना बचा है, 1, तो P5 को 1 चला दीजिए, तो ये 12 हो गया। ये भी 1 - 1 0 हो गया, ये भी पूरा एग्जीक्यूट हो गया। इसके बाद ये भी एग्जीक्यूट हो गया, ये भी एग्जीक्यूट हो गया, और ये भी एग्जीक्यूट हो गया। अब देखिए 2 के बाद प्रायोरिटी किसकी हाई है, 3 की हाई है। तो 3 कितना है, P1 कितना, P1 की हाई है, यानी कि P1 3 चला दीजिए, 3 बचा हुआ है, तो 12 और 3 15, तो ये कितना हो गया, -3 बराबर 0, ये भी एग्जीक्यूट हो गया पूरा। तो यानी कि ये भी हो गया, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 देखिए। अब ये दोनों की प्रायोरिटी 4 है, लेकिन पहले कौन आया, P2 आया, तो पहले P2 को चलाओ। P2 कितना चलेगा, 2 चलेगा, तो P2 को 2 चलाएंगे, तो 15 और 2 17 हो गया, तो ये -2 कर दिया, तो ये 0 हो गया, ये भी पूरा एग्जीक्यूट हो गया। फिर P3 को रन कीजिए 4 यूनिट ऑफ टाइम के लिए, फिर P3 को रन कीजिए, फिर P3 को रन कीजिए 4 यूनिट ऑफ टाइम के लिए, P3 को 4 यूनिट ऑफ टाइम के लिए, 17 और 4 कितने हो गए, 21 हो गए, तो ये भी पूरा एग्जीक्यूट हो गया। 4 - 4 = 0 हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट गैंट चार्ट ही है बनाना। उसके बाद अब कौन बचा, केवल एक बचा, P4 बचा 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए, तो P4 भी एग्जीक्यूट हो गया 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए। कौन सा, P4, 21 से कितना हो गया, 22 हो गया। चेक कर लेते हैं एक बार कितना था टोटल, 8 और 10, 4 14, 15, 5 20 और 6 26 और 1 27, तो गलती हो गई कहीं, ये तो बहुत सारा हो गया। 8 तो 10, 4 14, 1 15, 6 सब एग्जीक्यूट हो गए। अभी तो बचा है P6 बचा हुआ है, P6 बचा हुआ है 6, यानी कि 5, तो P6 बचा हुआ है, कितना है, P6 फॉर हाउ मच यूनिट ऑफ टाइम, 5 यूनिट ऑफ टाइम। 5 का मतलब कितना हो गया, 27, तो 5 - 5 कितना हो गया, 0 हो गया। ये भी एग्जीक्यूट हो चुका है। P4 का 4 हो गया, P4 का P4 21 से लेके, अच्छा एक P4 यहाँ भी होगा, फिर P4 को पहले चांस नहीं मिला। अच्छा P4 का 1 है, तो 1 एग्जीक्यूट हो चुका है, 1 - 1 कितना हो गया, 0, ये भी हो गया। 8 और 10, 4 14, 15, 5 20 और 1 21 और 21 और 6 27, तो बिल्कुल ठीक है ये। तो इस तरीके से आपको ये गैंट चार्ट बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रोसेस लिख लिए P1 से लेके P7 तक, P1 से P7 तक।
उसके बाद प्रायोरिटी नंबर 344, प्रायोरिटी नंबर 344 5261, 5261, अराइवल टाइम 0134, अराइवल टाइम 0134, 5610, 5610, सीपीयू बर्स्ट 8241 651, 8241 651। ठीक है, अब क्या निकालेंगे सबसे पहले? अब हम निकालेंगे कंप्लीशन टाइम। कलर मैंने चेंज कर लिया। कंप्लीशन टाइम कैसे निकालेंगे? अब देखिए P1 का कंप्लीशन टाइम क्या है। कंप्लीशन टाइम देखने के लिए इधर से देखते हैं। P1 कहाँ मिला हुआ कंप्लीशन? 15 पे हुआ। P1 का कंप्लीशन टाइम कितना है? दैट इज 15। P2 का कंप्लीशन टाइम देखिए। P2 का कंप्लीशन टाइम इज 17। P2 का कंप्लीशन टाइम इज 17। P3 का कंप्लीशन टाइम देखिए। P3 का कंप्लीशन टाइम इज 21। और P4 का कंप्लीशन टाइम कितना है? P4 का कंप्लीशन टाइम इज 22। P4 कंप्लीशन टाइम इज 22। P5 को देखिए, P5 का कंप्लीशन टाइम, P5 का कंप्लीशन टाइम कितना है? 12। P5 का कंप्लीशन टाइम कितना है? 12। P6 का कंप्लीशन टाइम देखिए, P6 तो बिल्कुल लास्ट में, दैट इज 27। और P7 का कंप्लीशन टाइम देखिए, P7 कंप्लीशन टाइम इज 11। P7 कंप्लीशन टाइम इज 11। अब टर्न अराउंड टाइम निकालना है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो ये लिख लेता हूँ 15, 17, 21, 22, 12, 27 एंड 11 माइनस 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 माइनस। अराइवल टाइम कितना है? अराइवल टाइम इज 0134, 0134, 0134, 5 6 10, 5 6 10 equal to 15 minus 0 is 15, 17 minus 1 is 16, 21 minus 3 is 18, 22 minus 4 is 22 minus 4 is again 18, 12 minus 5 is 12 minus 5 is 7, 7 5 12, और this is 21, this is 1। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम टोटल निकाल लेता हूँ। 5 और 6 5 11, 11 और 8 19, 19 20 27 और 27 30 34 35 36 3 4 5 6 7 8 9, this is 96। 96 96 will be divided by how many processes? 7। तो 7 बन जा 7 2 26, 7 दूनी 14 7 तिया 21, 7 चौक 7 तिया 21, तो कितना हो गया बचा? 5.07749 1 7 बन जा 7। ठीक है, तो दिस इज 13.71, 13.71, दिस इज द आंसर, एवरेज टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, और वेटिंग टाइम निकालते हैं। वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं? वेटिंग टाइम के लिए पहले टर्न अराउंड टाइम लिखूंगा, दैट इज 15 16 18 18 7 21 एंड 1 माइनस 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 माइनस। और सीपीयू बस टाइम कितना है? 8241 8241 651 651 7, this is 14, this is 14, this is 17, this is 1 and this is 16, this is 0। टोटल 7 4 11 और 4 15, 5 20 और 2 22, 23 और 6 29, 2 1 3 4 5 और 1 6, 69। 69 को डिवाइड करूंगा, 69 विल बी डिवाइडेड बाय 7। हाउ मेनी प्रोसेस? 7। तो 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56, 7 नीम 63, 9 से जाएगा 63 आ जाएगा, 6 बचेगा, पॉइंट आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 7 8 56, तो 4 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 7 पंजे 35 आ जाएगा। तो दिस इज 9.85, दिस इज एवरेज वेटिंग टाइम। ठीक है, उसके बाद रेस्पॉन्स टाइम अब लगाएगा रेस्पॉन्स टाइम, क्योंकि रेस्पॉन्स टाइम अगर ये नॉन प्रीएम्प्टिव होता तो रेस्पॉन्स टाइम वेटिंग टाइम के बराबर होता, लेकिन अब रेस्पॉन्स टाइम आएगा। कैसे निकालते हैं रेस्पॉन्स टाइम? फर्स्ट टाइम सीपीयू एलोकेशन माइनस अराइवल टाइम। तो P1 को फर्स्ट टाइम 0 पे मिला, P1 को फर्स्ट टाइम जो सीपीयू मिला वो 0 पे मिला। P2 को फर्स्ट टाइम कहाँ मिला? P2 को फर्स्ट टाइम मिला 15 पे, P2 को फर्स्ट टाइम मिला 15 पे। और P3 को फर्स्ट टाइम मिला, P3 को मिला 17 पे,
P3 को मिला 17 पे, P4 को CPU पहले सबसे पहले कब मिला, P4 को मिला 21 पे, P4 को मिला 21 पे, P5 को कब मिला, P5 को मिला 5 पे, P5 को कब मिला 5 पे, और P6 को कब मिला, P6 को मिला 22 पे, P6 को मिला 22 पे, पहले तो नहीं मिला P6 को, P6 को पहले नहीं मिला। फिर P7 को कब मिला, P7 को CPU मिला 10 पे, 10 पे मिला। चलिए माइनस क्या करना है, माइनस अराइवल टाइम, फर्स्ट टाइम CPU एलोकेशन माइनस अराइवल टाइम। अराइवल टाइम क्या है, 0 1 3 4 5 6 10, अराइवल टाइम इज 0 1 3 4 0 1 3 4 and this is 5 6 10 5 6 5 6 10, so 0 minus 0 this is 14, this is 14, this is 17 and 5 minus 5 0, this is 6 गया तो this is 16, this is 0, टोटल कर लेता हूँ, 4 4 8 7 15 5 20 और 1 21 2 1 3 4 5 6 61, और 61 को मैं डिवाइड करूँगा किससे, 61 को डिवाइड करूँगा, इट विल बी टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस 7, तो 7 9 63 होगा, 7 8 56 हो गया, 7 8 56 हुआ, और ये कितना हो गया, 11 में 5 गए 5, पॉइंट आ गया, 0 आ गया, 7 7 49 आ गया, फिर ये 10 बजा, 7 1 ना 7 आ गया, तो 8 पॉइंट, दिस इज 8.71, दिस इज द एवरेज रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, तो देख लीजिए इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग 7 प्रोसेसेस विद द एसोसिएटेड प्रायोरिटी नंबर, एक और देख लेते हैं। अराइवल टाइम इन CPU बर्स्ट टाइम, ये गिवन है। फॉलोइंग प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग कौन सी है, प्रीएम्प्टिव है, वही सब आपको सब कैलकुलेट करना है। एज्यूम लेसर दी नंबर हायर दी प्रायोरिटी, वही प्रायोरिटी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गैंट चार्ट बनाएंगे, तो गैंट चार्ट बना लेते हैं, ये बन गया गैंट चार्ट। और फिर इसके बाद सबसे पहले अराइवल टाइम किसका है, P1 का है, 0 पे कौन आएगा, P1 आएगा, 1 ऑन यूनिट ऑफ टाइम रन करेंगे, तो 8 माइनस 1 इज कितना हो जाएगा, दिस इज 7 हो जाएगा। 8 2 4 1 6 5 1, सेम तो नहीं है क्वेश्चन, 8 2 4 नहीं, सेम नहीं है, इसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद क्या होगा, अब 1 यूनिट ऑफ टाइम पे 2 प्रोसेस आ गए, ये भी आ गया, ये भी आ गया, प्रायोरिटी किसकी आई है, अभी उसी की हाई है, तो P1 एक बार और चलेगा 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए, तो दिस इज 7 माइनस 1, सॉरी 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए दिस इज 6। अब P2 पे कोई प्रोसेस नहीं है, 2 पे अभी कौन चलेगा, P1 ही चलेगा, एक और चलेगा, दैट इज एक और चलेगा, तो माइनस 1 कितना हो गया, दिस इज 5। फिर अब 3 पे ये प्रोसेस भी आ गया, प्रायोरिटी किसकी हाई है, प्रायोरिटी अभी उसी की हाई है, तो एक और चलेगा, दैट इज P1 कितना चलेगा, 4, और ये होगा 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। अब 4 पे प्रायोरिटी किस, 4 पे एक प्रोसेस और आ गया, प्रायोरिटी किसकी हाई है, प्रायोरिटी अभी उसी की हाई है, तो फिर से P1 चलेगा, कितने के लिए, 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए, दैट इज 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 5। ठीक है, इसके बाद 5 पे एक प्रोसेस और आ गया, ये भी आ गया, और इसमें प्रायोरिटी किसकी हाई है, अब P5 की है, 2 इसका है, ये 3 है, तो इसकी प्रायोरिटी हाई है, तो P5 को रन करेंगे 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए, यानी कि P5 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, दिस इज 5। ठीक है, इसके बाद 6 पे एक प्रोसेस और आ गया, लेकिन प्रायोरिटी अभी किसी की हाई है, P5 की हाई है, तो 1 यूनिट के लिए और चलेगा 7, दिस इज माइनस 1, दिस इज 4। इसके बाद ये प्रायोरिटी अराइवल टाइम 10 है, अभी इसमें सबसे हाई किसकी है, अभी इसी की है, तो ये कितना और चल सकता है, 3 और चल सकता है, तो P5 को 7 और 3 कर दीजिए 10, और माइनस 3 कर दीजिए, यहाँ बचेगा 1। 10 पे एक प्रोसेस और आ गया जिसकी प्रायोरिटी सबसे हाई है, तो कितना हो जाएगा, P10 सॉरी P10 तो कोई है ही नहीं, P7 कितना चलेगा, 1 यूनिट ऑफ टाइम 0 हो गया, तो ये 11 हो गया। ठीक है, अब सब प्रोसेस आ चुके हैं, अब आपको बस हायर प्रायोरिटी देखनी है किसकी है, सबसे हायर प्रायोरिटी किसकी है, 1 की है, 1 पूरा हो गया, फिर उसके बाद 2 की है, 2 का एक बचा यानी कि P5 है, इसे एग्जीक्यूट कर दिए, 12 हो गया, तो ये भी एग्जीक्यूट हो गया, माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये भी एग्जीक्यूट हो गया। 2 के बाद किसकी प्रायोरिटी है, 3 की, P1 को 5 एग्जीक्यूट कर दीजिए, P1 को 5 करेंगे तो 12 5 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, P1 हो गया,
तो माइनस कितना हो गया 5, तो ये कितना हो गया 0 हो गया। 12 4 16 17 हो गया। ठीक है, अब 3 भी हो गया। 4 पे ये दोनों है, P2 को 2 चलाइए, P2 को 2 चलाइए, 17 और 2 19, -2 = 0, ये भी हो गया। P3 को चलाइए, प्रायोरिटी 4 है, इसे 4 चलाइए, P3 को 4 चलाइए, 19 20 21 22 23 हो गया, -4 ये 0 हो गया। इसके बाद फिर 5 चलाइए 1 यूनिट टाइम के लिए, P4 कितना हो गया 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए, यानी कि 24 हो गया, -1 बराबर ये 0 हो गया। बस अब कौन बचा, एक बचा P6 5 यूनिट ऑफ टाइम के लिए, तो P6 को चलाइए 5 यूनिट ऑफ टाइम यानी कि 29। देख लीजिए 8 और 10 4 14 15 15 5 20 5 25 26 और 1 27, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई। कितना है 8 और 10 4 14 15 15 और 6 21 21 और 5 26 और 1 27, ये ज़्यादा हो रहा है, दोबारा देखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या आया, P1 कितना चला, P1 चला 5 तक, P1 चला सबसे पहले, ने 1 चलाया, फिर 1 चलाया, फिर 1 चलाया, फिर यानी कि P1 हमने चलाया 0 से लेके, प्रायोरिटी क्या थी, तो मैंने 1 चलाया। ठीक है, चलिए दोबारा देखते हैं इसको, एक बार और कर लेते हैं। मिस्टेक है टोटलिंग में, सबसे पहले हमें किसे रन करना होगा, सबसे पहले आएगा 0 पे, 0 पे कौन आएगा, P1 आएगा, तो P1 आएगा, 0 अवेलेबल टाइम कितना रन होगा, प्रायोरिटी सबसे इसी की एक ही प्रोसेस है, तो वही किसी की प्रायोरिटी की चेक नहीं करनी। 8 - 1 कितना हो गया 7 हो गया, तो ये 0 1 हो गया। ठीक है, इसके बाद 1 पे अराइवल पे ये भी आ गया, प्रायोरिटी लेकिन इसी की हाई है, तो ये P1 ही एग्जीक्यूट होगा, तो ये 2 हो गया, तो -1 कितना हो गया, ये 6 हो गया। फिर ये 2 पे कोई नहीं आया, अभी यही दोनों है तो वही चलेगा, तो P1 चलेगा, वो कितना हो गया 3 हो गया, तो -1 पे कितना हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, इसके बाद 3 पे कौन आ गया, एक ये प्रोसेस और आ गया, तीनों में, इन तीनों में प्रायोरिटी किसकी हाई है, अभी उसी की हाई है, तो P1 कितना हो गया, वो 4 हो गया, और P1 -1 कितना हो गया, जैसे 5 - 1 इज 4। ठीक है, इसके बाद 4 पे एक प्रोसेस और आ गया, ये भी आ गया, प्रायोरिटी इसमें से किसकी हाई है, अभी उसी की हाई है, तो एक और चलेगा, तो P1 को एक और चला दो, तो कितना हो गया 5, 4 - 1 = ये 3 हो गया, ये कुछ नहीं है। ठीक है, अब 5 यूनिट ऑफ टाइम पे, 5 यूनिट ऑफ टाइम पे एक ये भी आ गया, अब इसकी प्रायोरिटी हाई है, क्योंकि सबसे लेसर दी क्या बोल रहा है, एज्यूम लेसर दी नंबर हायर दी प्रायोरिटी, लेसर दी नंबर 2, तो 2 है, तो P5 को एग्जीक्यूट करेंगे किसके लिए, 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए, तो ये 6 हो गया, तो 6 - 1 कितना हो गया, ये 5 हो गया। अब 6 पे एक प्रोसेस और आ गया, वो कौन सा आ गया, जिसकी प्रायोरिटी क्या है, उसकी प्रायोरिटी हाई नहीं है, प्रायोरिटी तो उसी की हाई है 2 की है, तो P5 एक और चलेगा, तो P5 एक और चल जाएगा, 7 हो जाएगा, तो P5 कितना हो गया, ये कितना हो गया, सॉरी ऐसी मिस्टेक हुई होगी, 5 - 1 कितना हो गया 4 हो गया। अब 7 पे हैं हम, ये 10 पे आएगा प्रोसेस, तो 3 और चला लेता हूं, लेकिन चलेगा कौन, यही चलेगा, तो 3 और चला लेता हूं, तो किसको चला लेता हूं, P5 को ही 3 और चला लेता हूं, P5 को 7 3 10 हो गया, -3 हो गया, तो ये कितना बचा 1 बचा, यहाँ कुछ गलती थी। ठीक है, और 10 पे एक प्रोसेस और आ गया, 10 यूनिट टाइम पे, जिसका प्रायोरिटी नंबर 1 है, सबसे हायर प्रायोरिटी किसकी है, P7 की है, 1 चलाइए, तो P7 को 1 चलाएंगे तो कितना होगा 11 -1, ये 0 हो गया, ये पूरा हो गया। अब सब आ गए, अब प्रायोरिटी के हिसाब से एग्जीक्यूट कर दीजिए। P1 का है सबसे इनमें हायर, नहीं ये 2 है, तो P5 को 1 चलाइए, P5 को 1 चलाइए तो कितना हो गया 12 हो गया, P5 को 1 चलाइए तो ये भी पूरा हो गया। ठीक है, ये भी पूरा हो गया, ये भी पूरा हो गया। अब 1 2 वाला हो गया, 3 वाला चलाइए, P1 को एग्जीक्यूट कीजिए, कितना बचा है P1 3 बचा है, तो 12 और 3 15 हो गया, तो -3 = 0 हो गया, ये भी एग्जीक्यूट हो गया। 4 वाला चलाइए, P2 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए, P2 कितना हो गया 17 हो गया, ये भी एग्जीक्यूट हो गया, 2 - 2 = 0। फिर किसको चलाइए, P3 को चलाइए, P3 को कितना चलाएं, P3 को चलाएं 4 यूनिट ऑफ टाइम के लिए, तो 4 - 4 = 0, तो 17 4 कितने हो गए 21 हो गए। के बाद कौन आया, फिर P4 को चलाइए 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए, 1 - 1 0, तो कितना हो गया 1 चलाइए, किसको P4 को चलाइए 1 के लिए, 22 हो गया। उसके बाद एक बचा बस P6 बचा, और कितने यूनिट ऑफ टाइम के लिए 5 यूनिट ऑफ टाइम के लिए, तो 5 यूनिट ऑफ टाइम के लिए 5 -
5 इक्वल्स टू 0, तो ये कितना हो गया 22 और 5 27। ये कितना था 8 2 10 4 14 6 20 21 और एक 22 और 5 27। अब ठीक हो गया ये, ठीक है। तो दिस इज दी गैंट चार्ट। अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली कर सकते हो। इसी तरीके से आप ये सब कैलकुलेट करेंगे। ऑलरेडी आई हैव रिटन द आंसर 13.7, 9.8 और उसके बाद एवरेज रेस्पॉन्स टाइम इज 8.7। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया अगर आपने गैंट चार्ट सही बनाया है तो आपके बाकी सारी कैलकुलेशन एज पर दी रिक्वायरमेंट होंगी, बिल्कुल ठीक होंगी। लेकिन अगर कहीं ना कहीं गैंट चार्ट में मिस्टेक है तो बाकी जगह भी आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करिएगा और आंसर से मैच करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं 3 न्यूमेरिकल इसके और देखूंगा, 1-2 न्यूमेरिकल और, जैसे कि एक न्यूमेरिकल ये होगा और गेट में 1-2 क्वेश्चन जो पूछे गए उनके बारे में बात करेंगे। और फिर जो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है उसका 2 नंबर का क्वेश्चन, उसका ड्रॉबैक भी आ जाता है कि स्टारवेशन क्या होगा, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट सेक्शन के अंदर मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।